हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञानकोश फेसबुक पेज से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डेली पीडीएफ को सेंड करता हूं, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बात और कि टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने आप सभी को 2019 दिसंबर 2019 से अभी तक की दोनों बुक्स का पीडीएफ भी कल सेंड कर दिया है और इसका अभी तक का नवंबर तक का पूरा पीडीएफ भी सेंड कर दिया है। तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। सबसे पहले तो प्रश्न है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो आज ही के दिन यानी कि 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी से मैं बार बार बताता हूं कि जो पहला प्रश्न होता है वो आज ही के दिन से संबंधित हम दिवस का रखते हैं। तो पहला ये है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करें कि पहला विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया था, तो पहला मनाया गया था 2017 में। 2 दिसंबर 2017 को पहला विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया था। बात कर लेते हैं कि इस दिवस का उद्देश्य क्या है। तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि कंप्यूटर के महत्व का प्रचार प्रसार करना। कंप्यूटर के महत्व का प्रचार प्रसार करना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। एक प्रश्न और भी बहुत बार पूछते हैं कि कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के पिता कौन है। तो चार्ल्स बेबेज जो हैं वे कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के पिता जाने जाते हैं। बात करते हैं अगली बात की कि अगला प्रश्न है कि दास्ता की समाप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। तो 2 दिसंबर आज ही के दिन केवल ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस ही नहीं बल्कि दास्ता के समाप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। बात कर लेते हैं कि इस दिवस को एक और नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम? गुलामी उन्मूलन दिवस। तो जो दास्ता की समाप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस है इसे गुलामी उन्मूलन दिवस भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि गुलामी के सभी प्रारूपों को, गुलामी के सभी रूपों को समाप्त करना। जैसे गुलामी किन किन रूपों में होती है, जैसे व्यक्तियों की तस्करी होती है, यौन शोषण होता है, बाल श्रम कराया जाता है, जबरन विवाह किए जाते हैं, बाल विवाह किए जाते हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये भी गुलामी के रूपों में ही आते हैं। तो इस बात को आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। एक और जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 40 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी के शिकार है। पहले तो होती थी कि गुलामी अलग प्रकार से राजा महाराजाओं के थ्रू गुलामी होती थी, लेकिन एक आधुनिक गुलामी है। आधुनिक गुलामी में ऊपर ये सब बता चुका हूं, ये सारी की सारी जो अंडरलाइन कर दी है ये आधुनिक गुलामी के अंतर्गत आती है। तो ये थी यहां से जानकारी। अब एक और प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये देखिए पिछला जो था वो तो था विश्व यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उससे पहला कंप्यूटर साक्षरता बताया वो भी अंतरराष्ट्रीय लेवल का था, लेकिन ये है राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल का या भारत सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रक दिवस कब मनाया जाता है। तो आज ही के दिन तीसरा भी दिवस है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि औद्योगिक आपदा के प्रबंधन और नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाना, लोगों को इस क्षेत्र में जागरूक करना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और उस भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को ये दिन, आज का दिन जो है वो समर्पित है। उसके बाद बात करते हैं जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अब बहुत बार आपके जीएस में प्रश्न बनता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो उस समय मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और इस कारण से बहुत से लोगों की जान चली गई थी। तो ये थे आज के कुछ दिवस के बारे में। अब हम बढ़ते हैं एक एक करके प्रश्नों की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं।
प्रश्न है कि सड़क दुर्घटना के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो सड़क दुर्घटना के लिए जो मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करी गई है वो किस राज्य द्वारा शुरू करी गई है? तो ये शुरू करी गई है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। पश्चिम बंगाल राज्य ने अब पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ये घोषणा करी गई है कि जो दुर्घटना होती है, जो भी राज्य में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उन सभी के लिए मुफ्त में एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जाएगी। अब इस योजना के बारे में अगर हम पढ़े तो इस योजना की जो अनुमानित लागत है, जो एस्टिमेट खर्चा है, वो है लगभग 30 करोड़ रुपए। और इस योजना के तहत लगभग 150 एम्बुलेंस जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी। कम से कम बताई गई है, ये जो 150 एम्बुलेंस है ये कम से कम संख्या है जो कि इस योजना के तहत काम करेगी। ये एम्बुलेंस पूरी तरह से जीपीएस प्रणाली के तहत कार्य करेगी और जितना हो सके उतना इन जो एम्बुलेंस है, इन एम्बुलेंसों को दुर्घटना क्षेत्रों के आसपास या अस्पतालों के पास तैनात किया जाएगा, ताकि जैसे ही संभावना होती है, जिन क्षेत्रों में दुर्घटना की ज्यादा संभावनाएं होती है, उन सभी क्षेत्रों में ये जो एम्बुलेंस रहेंगी वो तैनात करी जाएगी। तो ये जानकारियां थी इस प्रश्न से। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है। विश्व में 100% ग्रीन हाइड्रोजन का पहला परीक्षण किस देश में शुरू किया गया? देखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन का परीक्षण किस देश में सबसे पहले किया गया है? तो यह किया गया है स्कॉटलैंड में, अर्थात ऑप्शन बी सही रहेगा। स्कॉटलैंड में अब 100% ग्रीन हाइड्रोजन का पहला परीक्षण किया गया है। चलिए थोड़ी जानकारी और पढ़ते हैं। ये अगर बात करी जाए किस कंपनी के द्वारा, तो ये गैस कंपनी है एसजीएन। एसजीएन कंपनी के द्वारा विश्व भर में सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन का परीक्षण किया गया है। कहां पर किया गया है? स्कॉटलैंड में किया गया। बात करते हैं कि ये सबसे पहला जो प्रयास किया गया है, परीक्षण किया गया है, ये 300 घरों में किया गया है। इसके द्वारा खाना पकाने के लिए और रूम हीटिंग या घर को हीट करने के लिए, घर क्योंकि सर्दियों में जो हाउस हीटिंग होती है उसके लिए प्राकृतिक गैस जो हम एलपीजी का प्रयोग करते हैं, इस एलपीजी के स्थान पर अब नई यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किया गया है। अब ग्रीन हाइड्रोजन का परीक्षण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मुक्त बनाता है, और कार्बन मुक्त अगर पर्यावरण बनेगा तो इससे कार्बन के जो उद्देश्य है उनको भी पूर्ति के लिए जो विश्व भर में जो प्रचलित हो रहा है, जो परियोजना शुरू करी जा रही है, वो कार्बन मुक्त बनाने में भी सभी को ये सहायता प्राप्त होगी। उसके बाद है अगला प्रश्न, अरब खाड़ी का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा किस देश द्वारा करी गई है? तो अब देखिएगा, अरब खाड़ी का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित करने की जो घोषणा है वो करी गई है यूएई, अर्थात ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ये घोषणा करी गई है। तो चलो इस कुछ बातें और पढ़ते हैं डीपली इस बारे में। अब ये संयुक्त अरब अमीरात के बारे में ये घोषणा करी है, लेकिन इसकी स्थापना कहां पर करी जाएगी? तो इसकी स्थापना दुबई के साह शोएब क्षेत्र में होगी। अनुमानित लागत कितनी रहेगी? तो ये जो पहला कोयला आधारित पावर प्लांट है इसकी अनुमानित लागत रहेगी $3.4 बिलियन। और एक बात और भी है कि ये यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट है, तो इस बात को आपने पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो कोयला आधारित पावर प्लांट है इसमें 600 मेगावाट की 4 इकाइयां शामिल करी जाएगी। तो देखिएगा कुल तो 24 हो गई, क्योंकि जब 600 की 4 इकाइयां स्थापित करी जाएगी तो 6 गुना 4 यानी कि 2400 मेगावाट की हो गई कुल। अब इन 4 इकाइयों की शुरुआत कैसे होगी? तो सबसे पहले 2020 में यानी कि इसी महीने में दिसंबर के अंत तक पहली परियोजना शुरू हो जाएगी। 2021 में दूसरी इकाई, 22 में तीसरी इकाई और 23 में अंतिम चौथी इकाई भी शुरू कर दी जाएगी। इस प्रकार से 2400 मेगावाट उत्पन्न होगा यहां से। उसके बाद पढ़ लेते हैं अगले प्रश्न को। फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन
इन एशिया एंड द पैसिफिक, ये एक पुस्तक लॉन्च की गई है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा जारी करी गई है? ये नई पुस्तक जो है ये एशियाई विकास बैंक के बारे में बैंक के द्वारा जारी करी गई है। और एशियाई विकास बैंक के बारे में मैं कल की वीडियो में पूरी तरह से विस्तार पूर्वक बता चुका हूं, आप लोग जरूर उससे संबंधित जीएस को पढ़िएगा। चलो थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? ये एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा ये स्थापित तो कर दी गई, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछते हैं ना, तो मैंने एडीबी की फुल फॉर्म बताई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये यहां से इसकी जानकारी हुई, इसकी फुल फॉर्म हुई। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कोरोना वायरस महामारी से उभरना, इसके साथ साथ में स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त और आपदा जोखिम सहित क्षेत्रीय सहयोग रणनीति के द्वारा आर्थिक विकास में तेजी लाना ही इस पुस्तक में बताया गया है। इस पुस्तक को जारी करने का मुख्य उद्देश्य है। ये सारी जानकारियां इस पुस्तक में निहित है। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो F1 रेस होती है, उसमें बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है ए ऑप्शन यानी कि लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने अब बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है। और अगर बात करें लुइस हैमिल्टन के बारे में, तो इस सेशन की ये उनकी 11वीं जीत है। और उनके कैरियर की अगर हम बात करें तो 95वीं उनके कैरियर की ये जीत है। दूसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है मैक्स वर्स्टेपन को। और तीसरा स्थान जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है अलेक्जेंडर एल्बोन को। तो चलिए यहां से थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी बताया कि लुइस हैमिल्टन ने ये जीती है रेस, F1 फॉर्मूला 1 रेस जीती है। कौन से देश के हैं? ग्रेट ब्रिटेन के हैं। कौन सी कंपनी के लिए ड्राइवर है? तो मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर है। उनके सीजन में, इस सीजन में उनकी 11वीं जीत है और उनके कैरियर की 95वीं। थोड़े दिन पहले मैं बता चुका हूं कि उन्होंने माइकल शूमाकर का 91 जीत का रिकॉर्ड तोड़ा है और अब उन्होंने अभी तक की 95 जीत कर ली है। ये बहुत बार पूछते हैं, माइकल शूमाकर का उन्होंने 91 की बराबरी करी, उसके बाद में 92, 93, 94 और अब 95वीं जीत उन्होंने अपने कैरियर की हासिल करी है। दूसरे स्थान पर बता चुका हूं मैक्स वर्स्टेपन नीदरलैंड्स के हैं। तीसरे स्थान पर अलेक्जेंडर एल्बोन जो कि थाईलैंड देश के हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, लोकसभा सचिवालय के महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? लोकसभा सचिवालय के महासचिव नियुक्त किए गए हैं उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। और उत्पल कुमार सिंह को अगर हम बात करें कि उन्होंने स्थान किनका लिया है, तो स्नेहलता श्रीवास्तव के स्थान पर उन्होंने अब उत्पल कुमार सिंह लोकसभा सचिवालय के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। बात अगर करी जाए कि उनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी गई है, तो ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष है, उनके बारे में उन्होंने इनकी नियुक्ति करी है। देखिएगा तीनों ऑप्शन जो हमने रखे थे वहां से आप लोगों के लिए प्रश्न रख दिए हैं। अगला देखिए, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ें कि उत्पल कुमार सिंह जो हैं, जो अब लोकसभा सचिवालय के महासचिव बने हैं, उन्होंने उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी जो है वो आईएएस होती है। ठीक है, स्थान किनका लिया है? स्नेहलता श्रीवास्तव का। उनकी नियुक्ति किन्होंने करी है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा उनकी नियुक्ति करी गई है। तो ये जानकारियां थी यहां से। प्रश्न नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पे है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनडीडीबी के अध्यक्ष जो बने हैं, यानी कि जो प्रश्न नंबर 10 है इसका आंसर रहेगा डी, वर्षा जोशी अब एनडीडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करी गई है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इन्होंने स्थान किनका लिया है, तो इन्होंने दिलीप रथ का स्थान लिया है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी होगा, वर्षा जोशी। लेकिन अगर पूछा जाए कि वो किनके स्थान पर नियुक्त हुई है, तो उन्होंने दिलीप रथ का स्थान लिया है। थोड़ी जानकारियां और इस प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान में अगर वर्षा जोशी की बात करी जाए तो वे मत्स्य
पशुपालन डेयरी मंत्रालय के संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। किनके स्थान पर नियुक्ति हुई है? दिलीप रथ के स्थान पर नियुक्ति हुई है। बात कर लेते हैं कि एनडीडीबी अर्थात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, डेयरी आर है ये, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1965 को। मुख्यालय कहां है? एनडीडीबी का मुख्यालय जो है वो है गुजरात में। तो ये इस प्रकार से पूरी जानकारी हमने यहां से पढ़ ली है। 11वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे कि सूर्यधार झील का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? सूर्यधार झील का जो लोकार्पण है वो अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी सही है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और अमरिंदर सिंह जो है वे पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सूर्यधार झील का लोकार्पण त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया है। तो चलिए थोड़ी जानकारी इस प्रश्न से पढ़ते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा अब इस झील का लोकार्पण किया गया है। ये झील कहां पर है? तो ये झील है देहरादून के डोईवाला में स्थित है। देहरादून के डोईवाला में स्थित है। बात करें इसकी लंबाई की तो इस झील की लंबाई है 550 मीटर, चौड़ाई है 24 मीटर और गहराई है 10 मीटर। इसकी क्षमता जो है वो है 77,000 क्यूबिक मीटर। 77,000 क्यूबिक मीटर जो है वो सूर्यधार झील की जो है क्षमता है, यानी कि इतना पानी जो है वो एकत्र करके रख सकती है। अब इस झील में जो कार्य किया गया है वो ये झील जो है वो लगभग 18 से 20 गांवों की पानी की जरूरतों को पूरा करेगी, जिसमें पीने का पानी भी रहेगा और उसमें सिंचाई का पानी भी रहेगा। इन सब बातों की जो इस सब पानी की जो आपूर्ति है वो ये झील करेगी। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत कौन बने हैं? तो बाफ्टा ब्रेक थ्रू जो पहल है इसके राजदूत बने हैं ए आर रहमान। ए आर रहमान जो है वे संगीतकार है और भारत के ऐसे संगीतकार है जिनको केवल ऑस्कर अवार्ड मिला है, यानी कि एकमात्र सिंगर जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है। 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला था। तो थोड़ी जानकारियां पढ़ते हैं और भी उनके बारे में पढ़ते हैं कि संगीतकार ए आर रहमान को बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य है भारत में फिल्म, खेल और टेलीविजन से जुड़ी प्रतिभाओं को पहचानना। अब बात करते हैं कि ए आर रहमान को वर्ष 2000 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका। 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका। इसी फिल्म के लिए उन्हें ऑस्कर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और अगर उनके बहुत से अवार्ड्स हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में कहा जाए कि उन्हें 11 फिल्म फेयर और फिल्म फेयर साउथ अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। तो ये पूरी तरह से उनके अवार्ड्स पे आधारित प्रश्न बता चुका हूं मैं। अगला प्रश्न 13 नंबर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो पहली महिला कुलपति बनी है वो बनी है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी है। अब देखिए सी ऑप्शन में राजेंद्र सिंह है, हालांकि वो महिला नहीं है, लेकिन इनको शामिल ऑप्शन में क्यों किया गया है? क्योंकि संगीता श्रीवास्तव ने किनका स्थान लिया है? तो उन्होंने स्थान लिया है राजेंद्र सिंह का। तो राजेंद्र सिंह के स्थान पर अब संगीता श्रीवास्तव जो है वो भारत की नहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में एक प्रश्न और भी बताऊं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सन 2005 में केंद्रीय दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि अरुणोदय योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो अरुणोदय योजना जो है वो असम राज्य में शुरू की गई है, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। तो आप इस योजना के बारे में कुछ पढ़ते हैं।
जैसे कि इस योजना के तहत 18 लाख से अधिक परिवारों को प्रतिमाह न्यूनतम 830 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये योजना पूरी तरह से महिला सशक्तिकरण को मजबूत बनाती है, क्योंकि जो ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ये परिवार में जो महिला सदस्य हैं उन महिला सदस्यों के बैंक में जमा होगी। इसके बाद एक और है कि आजादी के बाद से ये योजना असम सरकार की सबसे बड़ी योजना है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहे, इसी प्रकार से पीडीएफ मिलते रहे, और भी जानकारियां मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।